नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा। और आपने अभी तक पिछले पार्ट में देखा कि किस तरह से भारत की राजनीतिक पार्टियां ब्लैक मनी को सफ़ेद किस तरह से करती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का खेल खेला जा रहा है। और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत की टॉप 5 राजनीतिक पार्टियां किस तरह से चंदा लेती हैं और इलेक्ट्रल बॉन्ड में इनका कितना योगदान है। तो आप सबसे हम पहले बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, जिसने 2354 करोड़ रुपए का कुल चंदा लिया है और जिसमें 1450 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा आया है। तो यह 62% के करीब है कुल चंदे का। तो आप देखिए कि 62% यानी कि 1450 करोड़ रुपया किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को, इसका कोई अता पता नहीं है। भारत देश में क्या 1450 करोड़ रुपया कोई टैक्स पेयर बचा सकता है? क्या अपना नाम छुपा सकता है? किसको लेन देन किया? अगर ये इनकम टैक्स और ईडी को पता चल जाए तो उसकी जड़ जमीन सब बिक जाएगी और वो उससे उगलवा के रहेंगे। लेकिन इन पार्टियों को कोई कुछ नहीं कहता है। अब बात करते हैं दूसरी पार्टी, जो सबसे बड़ी भारत में पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसने 70 साल के करीब राज किया है भारत पर। उनको अब चंदा मिलना कम हो गया है। उन्होंने 550 करोड़ रुपए चंदा लिया और जिसमें से 383 करोड़ यानी करीब 70% इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लिया है। और तीसरी पार्टी है बीजू जनता दल बीजेडी, जिसको 242 करोड़ रुपए चंदा मिला है, जिसमें से 213 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड से यानी 87.91 यानी 88% चंदा इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिया है। पता ही नहीं किससे चंदा लिया, किसने दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है इस पार्टी का। और चौथी पार्टी है टीआरएस, ये साउथ की पार्टी है, जिसमें 142 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा लिया, जिसमें से 141 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लिया है, जो करीब 78% चंदा होता है। यानी कि चंदे का 78% इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिया है। और पांचवी पार्टी है बीएसआर कांग्रेस, जिसको 181 करोड़ रुपए चंदा मिला है और इस पार्टी ने 99 करोड़ चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिया है, यानी कि करीब 55%। आप देखिए कि किस तरह से भारत का ये पैसा, जनता का पैसा, गुमनाम अंधेरे का पैसा पार्टियां अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए लेती है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। कोई इसकी ऑडिट नहीं होती है इस पैसे की कि चंदा देने वाला कौन है और किस पार्टी को चंदा दिया। और ये प्रतिशत आपको हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 62% चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिया है, कांग्रेस ने 70% चंदा बॉन्ड से लिया है, बीजेडी ने 88% चंदा बॉन्ड से लिया है और टीआरएस ने 78% चंदा बॉन्ड से लिया है और वीएसआर कांग्रेस ने 55% चंदा बॉन्ड से लिया है। ये हम एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहे हैं। हमारा जो स्रोत है वो एडीआर का है, जिससे हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अब ये राजनीतिक पार्टियों का जो इसमें कानून है कि किस तरह से चंदा लेती है, वो हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक चंदा देने के लिए कंपनी को कम से कम 3 साल पुराना और मुनाफा कमाने वाला होना चाहिए। अब एक नई और मुनाफा न कमाने वाली कंपनी भी जितना चाहे चंदा दे सकती है। यानी कि पहले ये नियम था कि जो कॉरपोरेट कंपनियां किसी भी राजनीतिक दल को चंदा देती हैं, उनको 3 साल का प्रॉफिट में उनकी बैलेंस शीट होनी चाहिए और 3 साल जब प्रॉफिट में बैलेंस शीट होगी तो वो फिर पार्टी को 7.5% अपने प्रॉफिट का चंदा दे सकती है। लेकिन नए कानून में, क्योंकि कानून पार्टियों के मुताबिक होना चाहिए, ये कानून पार्टियों के मुताबिक नहीं था, इससे नुकसान हो रहा था राजनीतिक पार्टियों को, तो नए मौजूदा सरकार ने ये कानून बदला और अब पार्टी किसी भी कंपनी से, चाहे उसे प्रॉफिट हो या ना हो, और कितना भी चंदा ले सकती है। दूसरा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये नियम काले धन की हेर फेर करने और फर्जी कंपनी बनाने को बढ़ावा देता है। ये तो आप साफ ही समझ गए होंगे कि जिस धन में, जिस फंड में किसी का नाम नहीं है, जिसका देने वाले का नाम नहीं, लेने वाले का नाम नहीं, तो वो धन पूरा ही काला धन होता है।
इलेक्ट्रल बॉन्ड में दी गई रकम का जिक्र कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में होता है, लेकिन यह किस पार्टी को दिया गया इसका जिक्र नहीं होता है। यानी कि आप ये खर्चे में तो दिखा सकते हैं कि हमने इतना पैसा राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया, लेकिन किस पार्टी को चंदा दिया ये उसमें नहीं दिखा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड में नाम ही नहीं होता है। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें खर्चा तो होता है, लेकिन किसको दिया, करोड़ों रुपए का खर्चा तो दिखा दिया, लेकिन किसको दिया ये उसमें जिक्र नहीं है। तो किस तरह से काला कानून भारत में चल रहा है, इसकी आपको जनता को हम जानकारी देने के लिए ये पूरी खबर हमने बताई है। इसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड में दी जाने वाली पूरी रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिलती है। अब ये कंपनियों को फ़ायदा क्या होता है कि जो चंदा इन्होंने पार्टियों को दिया वो 100% कर में छूट मिलती है, लेकिन किसको दिया इसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसे कैसे वो कानून बना दिया। इस नियम का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इनकम टैक्स में गैर जरूरी छूट लेने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल साठगांठ का कानून है। कोई भी कॉरपोरेट कंपनी टैक्स से बचने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे करके टैक्स में छूट ले सकती है। अब ये चंदा उन्होंने दिया या नहीं दिया, इसका जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो ये भी घपला हो सकता है। टैक्स बचाने के लिए ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां इस फायदे के खेल को खेलती हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड व्यक्तियों का समूह भी खरीद सकता है। ऐसे में अब धार्मिक संस्थाएं भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा दे सकती हैं। ये बड़े बड़े टैक्स ट्रस्ट बना करके जो धार्मिक संस्थाएं, बड़े बड़े इनके आश्रम होते हैं, ये भी अब इस खेल को खेलने लगी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता को अपने आधार और पैन कार्ड के जरिए अपनी कमाई और खर्च का पाई का हिसाब देना होता है, जो राजनीतिक पार्टियों को आखिर क्यों नहीं देना होता। यदि हम अपनी बात करें तो हम आप सभी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल सब लिंक होता है, बैंक खाता लिंक होता है और एक एक ट्रांजैक्शन का ट्रांसपेरेंट सरकार देख लेती है। लेकिन जिस पार्टी की सरकार बनी होती है वो अरबों खरबों का चंदा लेकर के भी कोई हिसाब नहीं देती है। ऐसा कैसे? राजा ही चोर है तो फिर जनता से हिसाब मांगने का उसको क्या अधिकार है? किस आधार पर ये पार्टियां कहती है कि हम ईमानदार सरकार चला रहे हैं? ये एक तरह से बेईमानी है, जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और ये धोखा पिछले 70-75 साल से जनता भारत की धोखे में रह रही है। आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हम अभी भी गुलामी में जी रहे हैं, केवल हम सांस और आ जा सकते हैं, लेकिन हम आर्थिक गुलामी में जी रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के सामने इनकम टैक्स जैसी बड़ी संस्था भी तोता बन करके रह गई है। अगर आप कोई एनजीओ खोलते हैं तो उसमें आपको 50% की छूट मिलती है टैक्स से, लेकिन अगर आप राजनीतिक दल हैं तो आपको 100% की छूट मिल जाती है। आईटी एक्ट के सेक्शन 80G से आपको एनजीओ है अगर आपकी, तो 50% की छूट मिलती है। यानी 50% के खर्चे आपके पेड हैं, इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा और 50% के खर्चे आपको इनकम टैक्स से छूट दिलाते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो आईटी एक्ट के सेक्शन 80G और 80G से 100% छूट है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उन्हीं की सरकार, उन्हीं का कानून, जनता का पैसा और मौजा ही मौजा हैं। आप देखिए किस तरह से कानून बनाया है। इनकम टैक्स भी यहाँ पर तोते की तरह रटता है पॉलिटिकल पार्टियों के सामने। अब जानते हैं कि कैसे 2017 में विदेशों से चंदा लेने का रास्ता किया गया था साफ। 2017 में विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने पहले से बने 3 प्रमुख कानूनों में बदलाव किए। पहला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 को बदल दिया गया। दूसरा, फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 154 बदल दिया गया और तीसरा, कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 182 को बदल दिया गया। इससे राजनीतिक दलों को विदेश से चंदा लेने की खुली छूट मिल गई।
अब पढ़ते हैं कि कानूनों में बदलाव की वह कहानी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट से दोषी पाए जाने के बावजूद किस तरह बीजेपी ने खुद को और कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई से बचा लिया। यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे बीजेपी कांग्रेस, ये जनता को बहुत बड़ा भ्रम है कि ये दोनों अलग अलग हैं पार्टियां, लेकिन पैसे के मामले में, लूट के मामले में दोनों पार्टियां एक ही जैसी हैं। और जब कोई भी इस तरह की बात आती है तो दोनों पार्टियां एक साथ की खड़ी होकर के पूरी ताकत से उसका सामना करती हैं। ये एक अच्छी बात है इन पार्टियों में कि हम लूट में एक हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, आपने कहावत सुनी है कि चोर चोर मौसेरे भाई, वो वाली कहावत बीजेपी और कांग्रेस की सच होती है। 1976 में FCRA कानून बनाया गया। इसका मकसद राजनीतिक दलों को विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करना था। यानी कि किसी भी पार्टी को विदेश से कितना चंदा लेना है, क्या उसकी शर्तें रहेंगी, ये सारा कानून 1976 में कांग्रेस ने बनाया था। 2004 से 2009 के बीच विदेशी कंपनी वेदांता की भारत में रजिस्टर्ड सब्सिडी कंपनी ने कांग्रेस और बीजेपी को चंदा दिया। 2010 में FCRA एक्ट 1976 को हटाकर उसकी जगह FCRA एक्ट 2010 लाया गया। 2013 में एक पूर्व IAS अधिकारी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चंदा लेने के खिलाफ FCRA 1976 के तहत याचिका दायर की। कोई बहुत ईमानदार कोई अफसर जिसको ये बात खली होगी, उसने इसमें केस डाल दिया कि ऐसा कैसे राजनीतिक पार्टियां लूट रही हैं चंदे के नाम पर। तो वो बेचारे IAS अफसर ने कोई केस डाला। इस मामले में हाई कोर्ट ने दोनों दलों को दोषी पाया और चुनाव आयोग को एक्शन लेने का आदेश दिया। 2016 में मोदी सरकार ने FCRA 2010 एक्ट में बदलाव कर दिया। यानी कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दोषी करार दे दिया और चुनाव आयोग को एक्शन लेने के लिए कहा। लेकिन यहाँ तो सभी मिले हुए हैं, हमाम में सभी नंगे हैं। इससे जाहिर होता है फिर बीजेपी सरकार आई, उसने कानून ही बदल दिया। इसके जरिए 2000 सरकार ने एक्ट में विदेशी कंपनी की परिभाषा को ही बदल दिया। मतलब ये कानून तो 2016 में बदला गया, लेकिन इसे लागू 2010 से माना गया। यानी खुद ही संविधान के निर्माता बन बैठे हैं ये सरकार। यानी कि 2016 में कानून बनाओ और 2010 से लागू कर दो, क्योंकि वो एक्ट के खिलाफ एक ईमानदार IAS अफसर ने केस जीत लिया था। इस वजह से इस तरह सरकार ने खुद को और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से बचा लिया। तुम भी खाओ हम भी खाएं, दोनों मौज उड़ाएंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। इस बदलाव के बाद सैद्धांतिक तौर पर आज कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज़्यादा हिस्सा विदेशी कंपनी का है, वह राजनीतिक चंदा नहीं दे सकती है। अगर यह कंपनी किसी ऐसे सेक्टर की कंपनी है जिसमें 70% तक विदेशी कंपनी के इन्वेस्टमेंट की छूट है, तो इस सेक्टर से जुड़ी कोई कंपनी चंदा दे सकती है, भले ही उस कंपनी की 51% हिस्सेदारी विदेशी कंपनी के पास हो। तो ये इन्होंने बदलाव किया और चंदे की राह आसान की। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बदलाव को अस्वीकार करते हुए सरकार को बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए 6 महीने का समय दिया। अब सरकार अपनी कार्रवाई कौन करे। 2018 में मोदी सरकार ने 1976 से ही FCRA में बदलाव कर दिया। तब से ही विदेशी कंपनियों से लिए गए राजनीतिक चंदे को वैध कर दिया गया। 2018 में कानून बदल दिया और लागू किया 1976 से। यानी कि बीजेपी की सगे भाई कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस जो विरोधी जिसको कहते हैं, वो विरोधी नहीं है, ये हम और आपको दिखाने के लिए विरोधी है, लेकिन लूटने के लिए देश का पैसा, विदेश का पैसा लूटने के लिए सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और इन्होंने कानून में बदलाव कर दिया कि कांग्रेस भी खाए और हम भी खाएं और सरकार मौज उड़ाए और कोर्ट देखता रह जाए। तो ये बदलाव किए गए।
और बदलाव ही नहीं किए गए, कानून को ही बदल दिया, आदेश को ही बदल दिया और बिल्कुल पाक साफ हर तरीके से जो पैसा इन्होंने लिया था वो सारा का सारा हजम कर गए। अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भारत की किन पार्टियों के पास 2020 में कितनी संपत्ति थी और वो संपत्ति कैसे बनी, कहाँ से पैसा आया, किस तरह से ये राजनीतिक दल भारत देश की जनता को मूर्ख बनाते आए हैं और आज भी बना रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज़ नरेश शर्मा के साथ। नमस्कार।